स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, निर्मितवादी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से संज्ञानवादी से या संज्ञानवाद का ये उच्चतम स्तर माना जाता है और इसमें बालक को प्रमुखता प्रदान की गई है तथा बालक ही इसमें सर्वोच्च रहता है। प्रमुख निर्मितवादी सिद्धांतों में वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, हावर्ड गार्डनर, जॉन डेवी, जीन पियाजे आदि मनोविज्ञानों को सम्मिलित किया गया है। इस सिद्धांत की विशेषताओं को हम देखें तो इस सिद्धांत में इस उपागम में उत्पत्ति संज्ञानवाद से हुई है और यह संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर माना जाता है। यह उपागम बाल केंद्रित उपागम है, अर्थात बालक को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अर्थात बालक की जो नीड है वो टीचर की प्राथमिकता रहती है। बालक की जो आवश्यकता है वो सबसे पहले देखनी होती है। इस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया गया है। बालक से करके सीखने पर बल दिया गया है, अर्थात बालक को खुद करवा के कोई भी कार्य सिखाया जाता है। इस उपागम के अनुसार बालक में पूर्व अनुभव के आधार पर तुलना करते हुए नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले सूक्ष्म शिक्षण के जब कौशल हम विकास कर रहे थे तो उसमें प्रस्तावना कौशल को हम ध्यान से पढ़ रहे थे, तो उसमें हम पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए अपने प्रकरण को निकाल रहे थे। तो ये सिद्धांत भी इसी बात पर जोर देता है कि बालक ने जो पहले ज्ञान ग्रहण किया है, जो उसका पूर्व अनुभव है, उस पूर्व अनुभव को नए ज्ञान जो हम सिखाने जा रहे हैं उसके मध्य जो तारतम्यता होगी, कंटिन्यूटी होगी, उसके अनुसार ही हम नवीन ज्ञान उसको निर्माण करें। इसके बाद ज्ञान एक सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो हम नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं वो एक सक्रिय अर्थात लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और एक सोशल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। अब इस सिद्धांत का उद्देश्य मुख्य रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण करना है। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां बालक स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, उसकी आलोचना कर सके, आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके, अपसारी चिंतन का विकास हो सके। अपसारी चिंतन क्या होता है? दो प्रकार के चिंतन होते हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन होता है कि जैसे सभी नॉलेज को हम एक जगह पर लेके आते हैं, लेकिन अपसारी चिंतन एक जगह की नॉलेज को हम जगह जगह फैलाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा चिंतन अपसारी चिंतन कहलाता है। इसके बाद समस्या समाधान की योग्यता। बालक के सामने कोई भी अगर समस्या आती है, उस समस्या को उसका सॉल्यूशन करने के लिए वो प्रयासरत रहता है। अर्थात हम उसमें इस प्रकार से उसका डेवलप करें कि कोई भी अगर समस्या आए तो उस समस्या को वो खुद ही सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करे। तो हम ऐसे उद्देश्यों को ऐसे निर्धारित करते हैं सिद्धांत के अंतर्गत, जैसे आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके, अपसारी चिंतन का विकास हो सके, समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो सके, ज्ञान का निर्माण कर सके। इस प्रकार से ये उद्देश्य इस सिद्धांत के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद निर्मितवाद के तत्व। निर्मितवाद के प्रमुख रूप से जो तत्व हैं, सबसे पहला तत्व अधिगमकर्ता है। अधिगमकर्ता कौन? छात्र। छात्र के अनुसार जैसे अधिगमकर्ता की रुचि, सबसे पहले इसकी रुचि को हमें देखना है, रुचि, फिर उसकी जिज्ञासा को देखना है, किस क्षेत्र में वो जिज्ञासा रखता है, अर्थात व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल दिया गया है।
अधिगमकर्ता की रुचि पर बल दिया गया है, जिज्ञासा पर बल दिया गया है, उत्तरदायित्व की भावना पर बल दिया गया है, उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व की भावना पर बल दिया गया है। इसके बाद शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका में शिक्षक को छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। एक दोस्त की भूमिका से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। सहयोगकर्ता के रूप में उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सरलीकरणकर्ता या मार्गदर्शक इस प्रकार से छात्र के साथ एक शिक्षक को व्यवहार करना चाहिए। जैसे मार्गदर्शक के रूप में, सरलीकरणकर्ता के रूप में, मित्रवत, दोस्त, सहयोगकर्ता के रूप में इस प्रकार से शिक्षक की ये छात्र के साथ व्यवहार होना चाहिए। इसके साथ अगला तत्व आता है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में बालक छोटे छोटे समूह में विभाजित होकर समस्या पर चर्चा करके समाधान निकालते हैं। अब इसमें क्या है कि हम जो बालक सीख रहे हैं उसमें छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं। उन छोटे छोटे ग्रुपों के अनुसार उनकी जो समस्या आती है उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं तथा शिक्षक उसमें सहयोगकर्ता की भूमिका अदा करता है। जैसे कहीं भी अगर कोई समस्या किसी ग्रुप में आ रही है तो उनका सहयोगकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका रहती है। इसके बाद शिक्षण विधि में प्रमुख रूप से शिक्षण विधि बालक के सामने, जैसे पहली मैंने आपको बताई है कि ये सबसे ज्यादा करके सीखने पर बल देता है। तो सबसे पहली विधि होगी करके सीखना विधि। उसके बाद समस्या समाधान विधि, इसके बाद खोज विधि, इसके बाद पूछताछ विधि, इसके बाद पैनल पर चर्चा। इन विधियों के माध्यम से हम बालक की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे पहली पैनल पर चर्चा, करके सीखना, समस्या समाधान, खोज विधि, पूछताछ विधि। इन प्रमुख विधियों के माध्यम से हम बालक की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद अगला तत्व है पाठ्यक्रम निर्माण या पाठ्यक्रम में बच्चों के सामने ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो कि अंतःक्रियात्मक पर बल दे, अंतःक्रियात्मक पर बल देना चाहिए। इसके साथ सहयोगात्मक पाठ्यक्रम होना चाहिए, सहयोगात्मक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। इस प्रकार से इस सिद्धांत के प्रमुख रूप से 5 तत्व निर्धारित किए गए हैं। पहला है अधिगमकर्ता, दूसरा है शिक्षक की भूमिका, तीसरा है अधिगम प्रक्रिया, चौथा है शिक्षण विधि, पांचवा है पाठ्यक्रम। अब इसके बाद इससे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं, लेव वाइगोत्स्की, जो कि रूस के निवासी थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। इनकी बुक का नाम था चिंतन एवं भाषा, थॉट एंड लैंग्वेज। इस बुक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार प्रमुख तथ्य है, देखिए, वाइगोत्स्की की अधिगम विकास एवं बुद्धि में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने सामाजिक कारक व सांस्कृतिक कारक अधिगम के विकास एवं बुद्धि में इन दो कारकों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। अर्थात जब हम विकास कर रहे हैं तो हमारी सामाजिक संस्कृति और सांस्कृतिक संस्कृति को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण औजार बताया है।
जैसे हम अपनी भाषा में सुधार कर रहे हैं, बच्चे में भाषात्मक सुधार करना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो संज्ञानात्मक विकास का भाषा होगा। भाषा के माध्यम से उसके हम व्यक्तित्व में विकास कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से इन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया था जिसे जेडपीडी के नाम से जानते हैं। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट इसका अर्थ होता है समीपस्थ विकास या निकटस्थ विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार बालक एक निश्चित समय सीमा के बाद अपने नजदीकी, जो सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं वो होते हैं माता पिता या भाई बहन। तो माता पिता या भाई बहन की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है। देखिए सबसे पहले जो प्रथम विद्यालय या प्रथम शिक्षक माने जाते हैं वो माता पिता माने जाते हैं, और प्रथम विद्यालय माना जाता है परिवार। तो बालक सबसे पहले जो संपर्क में आता है वो माता पिता के संपर्क में आता है, उसके बाद में भाई बहन के संपर्क में आता है। तो जो सबसे पहले वो नजदीकी, यहाँ से बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि हमें सबसे निकटस्थ वहां से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो उन्होंने जेडपीडी माना है। इसके बाद अगला इन्होंने दिया है ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता प्रदान करने के स्तर में परिवर्तन करती है तथा इसके निर्माण का प्रमुख माध्यम संवाद होता है। इसके निर्माण का प्रमुख माध्यम क्या है? संवाद। संवाद क्या होता है? एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करना। इसके द्वारा बालक अपने अभिव्यक्त विचारों को एक सही आकार प्रदान करता है। इसमें क्या है कि बालक अपने विचारों को सबके सामने रखने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे जब ये प्रयास करता है तो वो एक उसमें अपने विचारों को सबके सामने रखने में समर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से बालक के ढांचा निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब इसके बाद अगले होते हैं जेरोम ब्रूनर। इन्होंने भी इस प्रकार का सिद्धांत दिया है। जेरोम ब्रूनर आधुनिक संज्ञानवादी के रूप में इनको हम जानते हैं। इनकी बुक का नाम है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया। इसमें इन्होंने बालक को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जाता है। उन्होंने बताया है कि हम बालक को किसी भी अवस्था में और कुछ भी सिखा सकते हैं। इस प्रकार से बालक के मुख्य रूप से इन्होंने 3 अवस्था बताई हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। पहली अवस्था है सक्रिय प्रतिनिधान या विधि प्रतिनिधान, जिसकी एज इन्होंने इनएक्टिव एज बताई है, और एज निर्धारण किया है इनका 0 से 3 वर्ष। अब देखिए इस अवस्था में बालक क्या करेगा? इस अवस्था में बालक क्रियाशील होकर गामक व शारीरिक क्रियाएं करेगा। ज्यादातर क्या है कि हम अपने शरीर को मूवमेंट करते हुए शारीरिक क्रियाएं इस काल विधि में करेगा। अब दूसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था बताइए इन्होंने मूर्त प्रतिनिधान अवस्था, जिसे अनुप्रतीकात्मक या प्रतीकात्मक अवस्था के रूप में जानते हैं। इसे आइकॉनिक स्टेज के नाम से जानते हैं, और इसकी एज का निर्धारण इन्होंने 4 वर्ष से 8 वर्ष के मध्य किया है। इस एज ग्रुप में बालक की यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताई गई है। ये क्या है? बालक की सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताई गई है, श्रेष्ठतम, जहां बालक अपने अनुभवों को प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अर्थात बालक जो भी सीखता है वो सबके सामने रखने का उनको प्रयास करता है। इसके बाद प्रतीक प्रतिनिधान अवस्था, सिंबॉलिक अवस्था स्टेज, इसकी एज बताइए इन्होंने 8 से 13 वर्ष। 8 से 13 वर्ष, जहां देखिए इसमें जो अभी मैंने बताई है आपको 4 से 8 वर्ष वाली अवस्था में ये एक वास्तविकता की अवस्था होती है।
जहां बालक प्रत्यक्षीकरण व मानसिक प्रतिमाओं के माध्यम से सीखता है। इसमें क्या है कि मानसिक प्रतिमान और प्रतीक जो हमें सामने बालक के दिखाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से सीखता है। जबकि 8 से 13 वर्ष के मध्य बालक अपने अनुभव के प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। तो इस प्रकार से जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख रूप से कितनी अवस्था बताई है? 3 अवस्था बताई हैं। 3 अवस्था में सक्रिय प्रतिनिधित्व अवस्था, मूर्त प्रतिनिधान अवस्था और तीसरी है प्रतीक प्रतिनिधान अवस्था। अब इसके बाद इसके अन्य विशेषताओं में जैसे ये सीखने के आगमन विधि पर सबसे ज्यादा जोर देता है, अर्थात सीखने की आगमन विधि पर ये सबसे ज्यादा जोर देता है। पहले उदाहरणों के माध्यम से सिखाया जाता है, उसके बाद में ये उदाहरणों के नियमों को सिखाया जाता है। इन्होंने संप्रत्य प्राप्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। ब्रूनर के द्वारा संप्रत्य प्राप्ति के प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। इसके बाद व्यक्तिगत संबद्धता व सामाजिक संबद्धता को शिक्षा में महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने क्या है कि व्यक्तिगत जो संबद्धता है, आपस में संबंध स्थापित करते हैं, सामाजिक प्रणाली स्थापित करते हैं, उनको महत्वपूर्ण माना है। उसके बाद शिक्षा में ये 2 चीज इन्होंने महत्वपूर्ण मानी है। पहली है व्यक्तिगत संबद्धता, दूसरी है सामाजिक संबद्धता। इन्होंने अंत में प्रज्ञात्मक और तात्कालिक चिंतन पर प्रबल दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो हम बालक को उस समय हम जो भी सिखा रहे हैं उसके बारे में चिंतन करवाया जाना चाहिए और उससे संबंधित तात्कालिक वर्तमान समय के बारे में उनको चिंतन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अब अगला सिद्धांत दिया है सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत जो कि एंटकिंसन शिफ्रेन के द्वारा दिया गया है। देखिए, यह त्रिचरण सूचना प्रक्रिया कारण सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। ये ज्ञानात्मक सिद्धांत है जो सूचनाओं की स्मृति में प्रवेश करने तथा भंडारित होने की प्राप्ति की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन सी हैं? पहली है संवेदी, या इसे हम ज्ञानेन्द्रिय स्मृति भी कह सकते हैं, संवेदी स्मृति। दूसरी है लघुकालिक या कार्यकालीन स्मृति। इसके बाद दीर्घकालीन स्मृति। ये 3 प्रकार की मेमोरी बताई गई है। इसके बाद त्रिमार्गीय संप्रेषण के बारे में इन्होंने बताया है। त्रिमार्गीय संप्रेषण में जैसे हम बातचीत या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो सबसे पहला बताया है इन्होंने शिक्षक से बालक का संबंध। दूसरा बताया है बालक से शिक्षक का संबंध और तीसरा बताया है पुनः शिक्षक से बालक का संबंध। तो इस प्रकार से इन्होंने सूचना प्रकरण अधिगम दिया है। तो छात्रों, आज हमने प्रमुख रूप से इन सिद्धांतों को सीखा है। इसे आप 1 से 2 बार देखिए, आपकी समझ में जरूर आएंगे। अगले सिद्धांत के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।